Hello students, today we will start the chapter The French Revolution of History. French Revolution. French, first we will study some introduction of this chapter. French society in the late 18th century. 18th सेंचुरी का मतलब 1700 टू 1800। किंग लुई एक लड़का था जो 20 साल का था। किंग लुई 16 एक लड़का जो बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ही वॉज गिवन सच अ बिग कंट्री फ्रांस, इतनी बड़ी कंट्री उसको 1774 में थमा दी गई थी। फिर उसकी शादी भी कर दी गई थी। शादी उसकी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से कर दी गई थी, उसका नाम था एंटोनिएट। जब लुई 16 राजा बना तब कंडीशन ऑफ फ्रांस वॉज नॉट वेल। फ्रांस के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर ड्रेन्ड आउट, खजाना खाली था क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी इन गेटिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटेन। अपना मित्र समझकर फ्रांस ने अमेरिका की बहुत हेल्प कर, पर आफ्टर अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंट अमेरिका डिड नॉट एवर रिटर्न द मनी बैक। इनफैक्ट इसी हेल्प करने के चक्कर में फ्रांस हैज़ गॉटन डेप्ट ऑफ 2 बिलियन लिवरेज। बच्चों, लिवरेज फ्रांस की उस समय की करेंसी थी। फ्रांस पर इतना ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था और फिर उस पर हाई इंटरेस्ट। साथ ही साथ फ्रांस बड़ा फैंसी कंट्री है। आर्मी, द कोर्ट, फ्रांस की गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज़, पैलेसेस, इन सबको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? हाउ विल किंग गेट द मनी? तो किंग ने अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए टैक्सेस इंक्रीज करता जा रहा था और उसी टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था आम आदमियों का राजा के अगेंस्ट। ओल्ड रेजिम में फ्रांस की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया है। सोसाइटी स्टेट्स और ऑर्डर में डिवाइड थी और सोशल और इकोनॉमिक पावर एरिस्टोक्रेसी और चर्च के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। एरिस्टोक्रेसी मतलब ऊंची क्लास के लोग। उस वक्त फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था। फ्यूडल सिस्टम के बारे में बच्चों मैं आपको समझाऊंगी। इस चार्ट में आप देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी में कौन किस पर किस तरीके से डिपेंड रहता था। नाउ बच्चों, वी विल कम ऑन फ्रेंच सोसाइटी, अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। यू कैन कॉल दैम एस्टेट्स। फर्स्ट स्टेट्स, सेकेंड स्टेट, then third state. First state is of clergy community. Clergy community is belong to the people who were religiously important, जैसे priest, father. सेकेंड स्टेट टू द नोबैलिटी। यह नोबैलिटी से मतलब है जो भी लोग थोड़ा भी नोबल फैमिली से रिलेटेड होते थे वो नोबल फैमिली में आते थे, वो सेकंड स्टेट में आते थे। ये दोनों स्टेट्स फर्स्ट एंड सेकंड ये प्रिविलेज स्टेट्स हैं बाय द बर्थ। ये पैदा ही उस फैमिली में हुए हैं जो काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं। इनको बहुत सारे तरह के प्रिविलेज्ड मिले हुए हैं। ये किसी भी तरह का सोसाइटी में कोई टैक्स नहीं देते थे। ऑन द अदर हैंड, थर्ड स्टेट्स इज अबाउट had practically everybody else. Teachers, professors, peasants, bankers, shopkeepers, cobblers, anybody and everybody who did not make it to the first state and second state were a part of third state. अब बच्चों, सोसाइटी तो थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, पर फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि सोसाइटी में था फ्यूडल सिस्टम। बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे। दे नेवर यूज टू वर्क ऑन देयर लैंड देमसेल्व्स। इंस्टेड दे यूज टू
पुअर पीजेंट्स वर्क ऑन देयर लैंड। एक तो प्रॉफिट सारा लार्ज लैंड ओनर्स को जाता था और साथ ही साथ पुअर पीजेंट्स को काम करने का टैक्स भी देना पड़ता था। इसको फ्यूडल टैक्स बोलते हैं या फ्यूडल ड्यूज। इस अनजस्ट सिस्टम को बोलते थे फ्यूडल सिस्टम। इसके साथ पीजेंट्स कम्युनिटी ऑलमोस्ट कंप्राइज ऑफ 98% ऑफ द पॉपुलेशन। इस 98% के पास कोई पावर नहीं थी। पावर थी तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास। सारा का सारा टैक्स सिस्टम थर्ड स्टेट पर था। और तो और टैक्स सिस्टम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अलग अलग तरह के टैक्सेस हुआ करते थे। सम वर डायरेक्ट एंड सम वर इनडायरेक्ट। कुछ टैक्स नोबेलिटी लगाता था, मतलब कि यहाँ पर नोबेलिटी से मतलब है गवर्नमेंट भी लगाती थी, और कुछ क्लर्जी भी लगाते थे। क्लर्जी कम्युनिटी भी थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स लगाती थी। ऐसे ही दो टैक्स हुआ करते थे, टिथ और टाइल। टिथ वो टैक्स होता था जो चर्च लगाती थी। इफ़ यू आर पीजेंट, वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, some part of it you have to give it to the church। एक टाइल नाम का जो टैक्स हुआ करता था वो नोबेलिटी लगाती थी। इसके अलावा सॉल्ट पर, ब्रेड पर, हर एक चीज़ पर टैक्स लगता था। तो ये फ्रांस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। The old regime. This cartoon from the era of the French Revolution depicts the third state as a person in chains who supports the clergy and nobility on this his back। मतलब कि थर्ड स्टेट के लोग सारा टैक्स देते थे और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग उस टैक्स को एंजॉय करते थे। अब बच्चों हम आएंगे द स्ट्रगल सर्वाइव। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब हम आते हैं कि फ्रांस में सर्वाइव के लिए क्या क्या स्ट्रगल हुए। एट दैट एरा यूरोप की पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो रही थी। इनफैक्ट फ्रांस में भी रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा था पॉपुलेशन में। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी तो ऑब्वियसली बच्चों फूड ग्रेन की भी डिमांड बढ़ती जाएगी। सेम वॉज हैपनिंग इन द फ्रांस। फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन प्रोडक्शन जो हो रहा था फूड ग्रेन्स का, इट इज़ नॉट एबल टू कीप अप विद द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। प्रोडक्शन और फूड ग्रेन की डिमांड दोनों एक साथ एक दूसरे को नहीं चल पा रहे थे। एक दूसरे के साथ डिमांड ज़्यादा, प्रोडक्शन कम, तो क्या होगा? यस बच्चों, हुआ ये कि प्राइजेज़ बढ़ने लगे। फूड प्रोडक्शन की चीज़ों की प्राइजेज़ आसमान छूने लगी। इसेंशियल कमोडिटी जैसे ब्रेड, जो वहाँ का स्टेबल फूड हुआ करता था, इसके साथ साथ लोगों के जो वेजेस थे, सैलरी थी, वो अभी भी उतनी ही थी, फिक्स थी। तो रियल वेजेस कम हो गए। जैसे पहले 100 लिवरेज, पहले उसमें अच्छे से सर्वाइवल हो जाया करता था। अब वो 100 लिवरेज महंगाई बढ़ने की वजह से कम पड़ने लगे थे। सो रियल वेजेस कम होते जा रहे थे। इनकम से एक्सपेंसेस मीट नहीं हो पा रहे थे। अमीर लोग और गरीब लोगों का गैप बढ़ता ही जा रहा था। दिन पे दिन जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, सिचुएशन और ख़राब होती तब जा रही थी जब ड्राउट और हेल आ जाता था। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी ओले पड़ जाते थे। तो ऐसी स्थिति में यूरोप की सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती थी। प्रॉब्लम तब आती थी जब हार्वेस्ट मतलब फसल खराब हो जाती थी।
थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन हो रहा था पॉपुलेशन के लिए वो भी ख़त्म हो जाया करता था। तो ओवरऑल सिचुएशन फ्रांस में फ्रिक्वेंटली ये वाली ऑकवर्ड होती रहती थी। एंड दिस प्रॉब्लम इज़ नोन एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है ऐसी क्राइसिस जब आप सर्वाइवल के लिए जब आप सिर्फ सर्वाइव के लिए वर्क हार्ड कर रहे हों उसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे द मिडिल क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट, द ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब हम बात करेंगे मिडिल क्लास पॉपुलेशन की। इससे पहले मिडिल क्लास देखने को नहीं मिली थी। 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास पॉपुलेशन देखने को मिली। हुआ ये कि सम पीपल in the middle class the 18th century in the 18th century they involved in trade. Before 18th century they were involved in the trade में इन्वॉल्व होने के साथ साथ उन्हें काफ़ी पैसा कमा लिया था। They had earned lot of money. After money they had also acquired little bit of education also. और अब आप देख रहे हैं बच्चों इस पॉपुलेशन के पास ट्रेड की वजह से मनी भी है और एजुकेशन भी। यही एजुकेटेड एंड विथ सम मनी वाली जो पॉपुलेशन थी इसे नाम दिया गया मिडिल क्लास पॉपुलेशन। एंड दिस मिडिल क्लास पॉपुलेशन was completely against privileges based on the birth. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. ये कहते थे everybody's social position must be depend on his merit. ये बात करते थे कि सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉस and opportunities for all, abolishing privileges on the birth. उनका कहने का मतलब था कि बाय बर्थ जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेजेस मिले हैं उनको एबॉलिश कर दिया जाना चाहिए। फिलोसोफर्स ऑफ द एरा। अब बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे कि उस समय कौन कौन से फिलोसोफर्स आए। इसमें सच एज जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, दीज वर फ्रेंच फिलोसोफर्स। इन लोगों ने बढ़िया बढ़िया फिलोसॉफी समझाई थी बच्चों। इनकी बढ़िया फिलोसॉफी की लोग हर जगह बात करते थे। कहीं पर भी इकट्ठा होकर कॉफ़ी शॉप में, बुक शॉप में, सैलून्स में सारे लोग इन्हीं की बात करते थे। लोगों को समझ में आने लगा था कि इनकी बातों में कुछ सेंस है, कुछ तो दम है। ये तीनों फिलोसोफर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक से। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, ये जो कॉन्सेप्ट है कि राजा को नोबल फैमिली को रॉयल फैमिली को भगवान मानते हैं, दे आर लाइक गॉड, ये बहुत ही गलत है। वी शुड ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बींग्स। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सारी की सारी पावर राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट गिव ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ मोनार्च। ये किसने बोला? जॉन लॉक ने। अब चलते हैं हम दूसरे फिलोसोफर की तरफ। उनका नाम है रूसो। ये जॉन लॉक के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे लेकर चले गए और उन्होंने बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और रूसो ने कहा देयर शुड बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ए डॉक्यूमेंट, a consent between two parties
वो दो पार्टी है जो लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोगों के उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में देयर शुड बी कंसेंशुअल कॉन्ट्रैक्ट। वो रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकते हैं, राजा हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, इवन चर्च भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बट देयर शुड बी म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द टू पार्टीज। अब आती है तीसरे फिलोसोफर की बारी, मोंटेस्क्यू। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था बच्चों द स्पिरिट ऑफ द लॉज। एवरी अदर कंट्री हैड टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रांस रिवॉल्यूशन। फ्रांस रिवॉल्यूशन से बहुत सारी कंट्रीज़ को प्रेरणा मिली थी इंडिपेंडेंस की। ये बात पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट थी। मोंटेस्क्यू ने बोला कि पावर को डिवाइड कर दो, सारी पावर एक व्यक्ति को देने की ज़रूरत नहीं है, पावर को बेसिक लेवल पर ही डिवाइड कर दो, हॉरिजेंटल लेवल पर ही डिवाइड कर दो। कुछ पावर दे दो लेजिस्लेचर को, कुछ दे दो एग्जीक्यूटिव को, कुछ दे दो जुडिशरी को। ये कॉन्सेप्ट मोंटेस्क्यू ने दिया। ये थी तीनों फेमस फिलोसोफर्स की फिलॉसफी। ये आइडियाज़ हर जगह फैल रहे थे, हर जगह स्प्रेड हो रहे थे। कॉमन लोग इन आइडियाज़ को सुनते थे, अगर उन्हें पढ़ना नहीं भी आता था तो भी वे इन आइडियाज़ को सुनने लगे थे। फ्रेंच सोसाइटी पीपल वर डिस्कसिंग दीज आइडियाज़ एवरीवेयर। Now बच्चों we will come on calling the states general। बच्चों हमने पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि फ्रांस की जो ओल्ड रेजिम वाली सोसाइटी होती थी उसमें पावर मोनार्च के हाथ में नहीं होती थी। मोनार्क अपनी इच्छा से भी किसी तरह के टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल फॉर एनी टैक्स प्रपोजल। तो बच्चों राजा को अगर कोई टैक्स लगाना होता था तो उसको स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। वो खुद से कोई अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था। अब ये स्टेट्स जनरल क्या होता है बच्चों? स्टेट्स जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी इन विच ऑल द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लीडर्स भेजते हैं और फिर वो लीडर्स डिसाइड करते हैं कि क्या टैक्स होगा, कितना होगा और कौन देगा। पर बच्चों आप बोलोगे कि तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बच्चों राजा ही ये तय करता था कि व्हेन टू कॉल अ मीटिंग, मीटिंग कब बुलानी है। पिछली बार ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी, अब इस मीटिंग को फिर से बुलाया जाना था और ये मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1788 में, जो कि बच्चों ये इम्पोर्टेंट डेट है, आपको इसको याद रखना है। अब मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल टू वोट बाय हेड और बाय ऑर्डर। तीनों स्टेट्स के मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव्स आने थे। फर्स्ट स्टेट सेंड 300 representatives, second states also send 300 representatives, third state also send 600 representatives। जबकि थर्ड स्टेट कंट्री की 98% पॉपुलेशन थी और फर्स्ट और सेकंड स्टेट को क्लब करके 10% 8% पॉपुलेशन होने के बावजूद 600 रिप्रेजेंटेटिव ही थे थर्ड स्टेट के। ये फेयर नहीं था और इसीलिए थर्ड स्टेट वाज सेइंग वोटिंग शुड बी
वन पर्सन वन वोट, बट वोटिंग पैटर्न जो था वो था वन स्टेट वन वोट। तो वन स्टेट और सेकेंड स्टेट आपस में मिले हुए थे, वो आपस में वोट करके मेजॉरिटी ले जाएंगे और थर्ड स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए थर्ड स्टेट वन मेंबर वन वोट मांग रहा था। दिस प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय मोनार्क लुई 16। तो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को गुस्सा आया और दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली। अच्छा बच्चों, द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। बेचारे पीजेंट्स, आर्टिशंस और वुमेन को तो मेंबर बनने की आज़ादी ही नहीं थी। अब थर्ड स्टेट्स गुस्से से बाहर निकली और उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब बच्चों वी विल कम ऑन द टेनिस कोर्ट ओथ। On 20th June 1789 they all meet, मतलब सारे थर्ड स्टेट के लोग जो थे they all met in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। वहाँ पर इकट्ठा होकर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नाउ वी आर अ नेशनल असेंबली ऑफ आवर ओन। अब हम अपने खुद की इनकी अपनी इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली। हम ओथ लेते हैं, हम प्रण लेते हैं कि वी आर गोइंग टू कम अप विथ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन से इस क्रूर राजा की सारी पावर्स को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए थर्ड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया थर्ड स्टेट ने 1789 में। अब लीडर चाहिए। अब आगे लीडर बनकर आया कौन? मिराबियो और आबेसिये। ये दोनों कॉमन फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे, दोनों नोबल फैमिली में पैदा हुए थे। दे वर फ्रॉम क्लर्जी कम्युनिटी। दे बोथ वर सो sensitive to the problems of the third state of French society. They were working with them, they were standing with the common people. First और सेकंड स्टेट को कुछ सेकंड स्टेट में कुछ लोग अच्छे भी थे। मिराबियो बहुत पावरफुल स्पीचेस लिखते थे और क्राउड को इकट्ठा करते थे। ओबेसियस और अच्छी राइटिंग करते थे, अच्छे आर्टिकल्स लिखते थे, पैम्पलेट्स लिखते थे। और व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट वो ये बताते थे। अब इससे क्या हो रहा है, आइडियाज़ दूर दूर तक यूरोप में फैल रहे थे, फ्रांस में तो पहुंच ही रहे थे। इन आइडियाज़ के साथ साथ रिवॉल्यूशन के बारे में भी लोगों को पता